नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सिंह दिल्ली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हमने दोस्तों उपराष्ट्रपति करा था, वाइस प्रेसिडेंट किया था, उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे, वो हमने देख लिए थे। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो आप नीचे पिंग कर सकते हो या फिर मैं कहूँगा आप नीचे कमेंट टाइप कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। अगर कोई क्वेरी है पिछले रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं तो आप मुझे बता दें। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। आगे हम जो आर्टिकल्स देखेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो जाते हैं इन केस ऑफ अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू के बेस पे भी और जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके बेस पे भी। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूँ यूपीएससी की बात कर रहा हूँ और वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि मंत्रिपरिषद। अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है वो मंत्रिपरिषद जो हमने देखे थे। मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 63 से लेके यानी 63 से लेके 73 तक थे, वो सारे के सारे अनुच्छेद किससे रिलेटेड थे? उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। ठीक है, आगे के जो अनुच्छेद है 74, 75 ये हम देख लेते हैं। आगे 76, 77 और 78 ये देखेंगे, उसके बाद संसद को देखेंगे हम। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 74 और 75 दोनों मंत्रिपरिषद के बारे में बताते हैं। तो अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? सहायता, यानी सहायता के लिए और सलाह के देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। इस मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है। अब मंत्री परिषद का सिंपल सी बात है, एक मंत्री परिषद में क्या होगा? इनका हेड होगा, और वो हेड कौन होगा? पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर। यानी हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है, तो वो हमारे क्या है? मंत्री परिषद के हेड हैं। समझ रहे आप? तो आगे हम देखेंगे, आगे अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 कहता है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। जैसे कि मैं कहूँ 15% लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद जो होता है वो 15% सीट होती है लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं लगभग 80 के आसपास सीट निकल जाती है। अगर देख के चले 545 सीट है, ठीक है, 1500 लगभग 82 के आसपास आएंगे। एक बार निकालना, कैलकुलेट करना, 15, 5, 4 वो इतने के आसपास आएंगे, 82 के समथिंग ही आएंगे, 82.25 ऐसी कुछ समथिंग आएगा। तो आप मान के चलिए क्या आएगा? 82 के आसपास, मतलब 80 के आसपास मान के चलिए। 15% जो मेंबर हैं वो क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं मंत्रिपरिषद के मेंबर्स, यानी कि अगर उनके पास में क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगी। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अन्य जो उपबंध है उनमें ये दे रखा है, कुछ ऐसे अनुच्छेद होंगे, कुछ ऐसा ही उनमें विवरण दिया गया होगा, ऐसे ही उपबंध दिए गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अटॉर्नी जनरल जिसके बारे में कहा जाता है, जो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, किसमें? एडवोकेसी में, यानी कि ये सलाह देता है। अगर कोई कानूनी सलाह होती है, कानूनी सलाह जो सरकार को चाहिए होती है, तो वो कौन देता है? महान्यायवादी देता है। और इसकी जो कैपेबिलिटी, अगर मैं कहूँ कैपेबिलिटी कहूँ या मैं कहूँ इसकी जो वैल्यू है वो एक तरीके से कितनी है? ये एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि इसकी जो वैल्यू है सुप्रीम कोर्ट के एक जज के बराबर है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल है, इनके बारे में देख लेते हैं पहले। क्या हमें जानकारी इनके बारे में पता होना चाहिए? इनके बारे में पता होना चाहिए पहले कि इनके राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और इन्हें रिमूव भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है किसी भी समय। और कहीं पर भी इनके प्रावधान नहीं है कि भाई कितने समय तक इनको अपॉइंट किया जाएगा। तो इनके बारे में कोई ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं दे रखा कि भाई इतने इनको 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, इनको कभी भी रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, इनकी जो अब ये है कि भाई इनके लिए अब ये सपोज मानो इनको हो गया, न्यायवादी हो गए, महान्यायवादी हैं अब, लेकिन इनको जो इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी वो, अगर मैं कहूँ एजुकेशनल तो नहीं, क्वालिफिकेशन अगर मैं कहूँ तो क्वालिफिकेशन होगी, क्वालिफिकेशन जो दे रखी है वो दे रखी है 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, या फिर दूसरी शर्त या का मतलब क्या है? या तो ये हो 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक वकालत की हो। कहां पे? उच्च न्यायालय में। तो ये दोनों के दोनों चीजें क्या रहेंगी? ये इनके लिए मान्य रखती है कि भाई ये इनकी क्वालिफिकेशन है। अगर ये क्वालिफिकेशन अगर ये रखते हैं तो वो एक महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 के तहत बन सकते हैं। ठीक है, अब कानूनी सलाहकार, इनको क्या कहा गया है? ये कानूनी सलाहकार होते हैं, ये सरकार को सहायता देते हैं, सरकार को ये रूल बताते हैं कि भाई इस नियम के तहत आपका कहीं पे कन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा। कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि कहीं पे आपका इससे और उससे, अगर आप कोई नियम बना रहे हैं वो कहीं मिसमैच तो नहीं कर रहा, या किसी को वायलेट तो नहीं कर रहा, किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। तो वो चीजें कौन बताता है? अटॉर्नी जनरल बताता है, गवर्नमेंट का। अगर सपोज मान लीजिए कि कोई केस कर देता है सरकार पे कि सरकार को ये केस किया गया कि भाई सरकार ने ये काम नहीं करा, तो इनकी तरफ से, यानी कि अगर मैं कहूँ सरकार की तरफ से जो लड़ने जाएगा वो जाएगा अटॉर्नी जनरल। कौन जाएगा? अटॉर्नी जनरल। और ये किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं
अपने केस को लेकर, ठीक है। ये इनके पास में क्या होती है, विशेष पावर्स होती है इनके पास में। आगे देखते हैं सरकारी कार्य संचालन, आपको समझ में आ गया होगा, ये अलग है महान्यायवादी। और मंत्रिपरिषद के 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 74 और 75, जिसमें मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 76 है वो हमें बताता है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जो कि क्या होगा, एडवोकेट है। एडवोकेट क्या मैं कहूँ, एक तरीके से सलाहकार है, कानूनी सलाहकार है, ये हमेशा कानूनी सलाह देगा। और क्या करेगा, सरकार की तरफ से सामने अगर सरकार पे, अगर कोई गवर्नमेंट पे अगर कोई क्लेम करता है, कि अगर ब्लेम करता है किसी प्रकार का कि भाई इन्होंने ऐसा किया ऐसा किया है, तो सरकार की तरफ से ये लड़ेंगे केस। यानी केस लड़ने वाला कौन होगा, महान्यायवादी होगा। इनके नीचे 2 होते हैं, सबऑर्डिनेट और जनरल होते हैं, जो अटॉर्नी जनरल के नीचे काम करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दूं, अभी जो महान्यायवादी हैं हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, वो के वेणुगोपाल हैं। 2020 में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, दिसंबर 2020 में। तो अभी समय में के वेणुगोपाल हैं, जो है कौन है, महान्यायवादी हैं भारत के। अब आगे देखते हैं सरकारी कार्य का संचालन। सरकारी कार्य का संचालन का मतलब समझे, जो गवर्नमेंट जो चल रही है वो सरकारी कार्य है, वो कैसे होंगे, प्रोसेस कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है, जितने भी सरकारी कार्य होते हैं मेन, उनमें अगर मैं बात करूं तो उनमें राष्ट्रपति के नाम से चलते हैं वो सारे के सारे कार्य, ठीक है। यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 77 कहता है भारत सरकार के कार्यों का संचालन, भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं उनको कैसे चलाया जाएगा। तो इसमें आगे बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा व्यापार को सुगम बनाने के लिए नियम बना सकते हैं। अगर क्या करें, अगर चाहें तो राष्ट्रपति चाहें तो वो सरकार को सुगम बनाने के लिए, यानी कि अगर मैं कहूं किसी व्यापार को या कुछ ऐसे नियम है जिनको आसान करने के लिए, जो भारत सरकार के लिए बहुत बढ़िया है, भारत के लोगों के लिए बढ़िया है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सुगम नियम बना सकते हैं वो, ठीक है। ये इनके पास में विशेष पावर है। अनुच्छेद 77 ये कहता है। अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया है, तो उस मुखिया के पास में यह अधिकार है कि वो क्या करेगा, वो राष्ट्रपति के समक्ष हर वो प्रतिवेदन रखेगा जो वो मांगे, ठीक है, जो मांगे या जरूरी है उनको भेजना ही पड़ेगा उन्हें, और इसके लिए क्या होते हैं, बाध्य हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखते हैं आगे कुछ आर्टिकल। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं, आगे कुछ अनुच्छेद हैं उन्हें हम जान लेते हैं, ठीक है। तो ये अनुच्छेद अब रिलेटेड आ जाते हैं संसद से। अब जहां से संसद शुरू हो जाती है वहां पे समझने की कोशिश करना है स्ट्रक्चर को, ठीक है। संसद का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा दोनों ही मिलकर संसद बनाते हैं, नहीं। संसद हमेशा तीनों से मिलकर बनती है। तीसरे क्या है, मुख्य व्यक्ति हमारे देश का पहला प्रथम नागरिक, उसके साथ में मिलकर बनती है। भारत का प्रथम नागरिक और लोकसभा राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है। और प्रथम नागरिक का अर्थ आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। प्रथम नागरिक हमारा, मैंने आपको बताया था, वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो अनुच्छेद 79 कहता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, यानी कि एक संसद होगी, और संसद में कौन कौन होगा, ये जी राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी। ये बताया गया है अनुच्छेद 79। ये कई बार पूछा गया है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, यानी कि एक संसद होगी, इसका विवरण किस अनुच्छेद में मिलता है, यानी किस अनुच्छेद के द्वारा संसद का गठन किया गया है। जो संसद का गठन किया गया है वो अनुच्छेद 79 यानी 79 के तहत किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा का गठन, यानी राज्यसभा है उसका जो गठन किया जाएगा उसके बारे में बताया गया कि राज्यसभा का जो गठन होगा वो कैसे होगा, यानी राज्यसभा जो है उसे कैसे लिया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में कहा गया है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है इसे इंग्लिश में, ठीक है, राज्यसभा का गठन। इसमें एक चीज आपको जो मैं मेन बता देता हूं वो ये कि जो इसमें मैक्सिमम यानी अधिकतम जो सदस्यों की संख्या रहती है वो 250 रहती है, ठीक है। अभी वो क्या है, अभी संख्या 245 है। 245 में से 12 मनोनीत होते हैं। मनोनीत का मतलब क्या है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो किसी खेल में, विशेष खेल में, कला में होते हैं, साहित्य में होते हैं, शिक्षा में होते हैं, विज्ञान में होते हैं। इनमें उन्होंने क्या है, काफी अच्छी नॉलेज दे रखी है, ज्ञान दे रखा है, उस समय हम इन्हें जोड़ लेते हैं। यानी अभी जो करंटली बात करूं, रिसेंटली बात करूं, अगर मैं अभी बात करूं तो रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो कितने हमारे पास में 245, ठीक है। 45 में क्या है, 12 मनोनीत है, ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी सारे क्या है, निर्वाचित हैं। अगर मैं बात करूं तो कितने 233 हैं वो निर्वाचित होते हैं, क्लियर हो गया होगा आपको, किसमें, राज्यसभा में। ऐसे ही मैं अनुच्छेद 81 की बात करूं, वो क्या है, लोकसभा के बारे में कहता है कि लोकसभा की संरचना कैसी होगी, लोकसभा को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, वो सब बताया गया है। लोकसभा से रिलेटेड आर्टिकल्स वो कौन सा, 81। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, आर्टिकल 80 और 81 से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिकल 81 किसके बारे में बताता है, किसके बारे में प्रावधान करता है। वो कई बार आ जाएगा राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा,
विधान परिषद, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रहना चाहिए अनुच्छेद 81 है वो लोकसभा के बारे में बताते हैं, अनुच्छेद 80 है वो राज्यसभा के बताते हैं। यार राज्यसभा में पता है इसको 80 में, मतलब इसको अनुच्छेद 80 पहले क्यों रखा गया है? पहले रखने के पीछे मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्या है कि राज्यसभा है ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, यानी कि इसका कभी विघटन नहीं होता, इसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, ये चलता रहेगा। ये हमेशा अपने आप में क्या हो जाता है, इसको एक बार डिसॉल्व किया जा सकता है, ये डिसॉल्व हो सकता है लेकिन उसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, उसका विघटन नहीं किया जाए, इसका विघटन हो जाता है। ठीक है, अब देखें लोकसभा की अगर मैं संरचना की बात करूं, इसमें जो अधिकतम संख्या है वो कितनी है? 552 है। 552 सदस्य हैं। और मैं बता किस बेस पे रहा हूं ये भी देखो, अभी देख के चलना। अगर मैं 2001 की जनगणना के अनुसार चलूं, ठीक है, तो उसके बेस पे जितनी कंस्टिट्यूएंसी बटी हुई है उनके बेस पे मैं बता रहा हूं ये चीज। अब जो नेक्स्ट जो चेंजेस आएंगे वो 2026 में आएंगे। 2026 में जो जनगणना जो पहले होगी जनगणना, उसके बेस पर यहां पे चेंजेस किए जाएंगे। यहां पे क्या होगा? चेंजेस हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, ये समझने की कोशिश करना। अब अनुच्छेद 82 क्या कहता है? 82 कहता है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। ठीक है, वही मैंने कहने की कोशिश करी है कि 2001 की जनगणना के अनुसार अभी जो चल रहा है, लेकिन ये जनगणना की बात आ गई ना, 2001 की जनगणना, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, दोबारा से जोड़ना कि हाँ भाई कितना और बना सकते हैं, कितना और बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके बारे में प्रावधान है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे आपको ये चीज? यहाँ पे 2026 में चेंजेस आएंगे। अनुच्छेद 83 कहता है संसद के सदनों की पदावधि। संसद के सदनों की पदावधि अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको अभी बताया, एक चीज बताई मैंने राज्यसभा के बारे में, एक चीज बताई। क्या बताई मैंने? कि राज्यसभा कभी ना विघटन वाला, यानी इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन अगर मैं वही बात करूं लोकसभा की, किसकी बात करूं? लोकसभा की बात करूं तो इसको क्या किया जा सकता है? डिसॉल्व किया जा सकता है, इसे विघटित किया जा सकता है, बट राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके अंदर एक चीज है राज्यसभा, लेकिन इसमें मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन इसमें एक चीज है, इसके जो मेंबर हैं 1/3 मेंबर एवरी ईयर निकलते हैं, एवरी 2 ईयर्स पे निकलते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पर निष्कासित होते हैं। ठीक है, और इसका मतलब यह नहीं कि उनकी 2 साल की अवधि होती है हर एक मेंबर की, नहीं। जो मेंबर होगा, एक मेंबर, ईच मेंबर, मैं बात करूं प्रत्येक मेंबर होगा, उसका जो कार्यकाल होता है प्रत्येक सदस्य का वो होता है 6 वर्ष का। ठीक है, वहीं अगर मैं लोकसभा की बात करता हूं तो उसमें कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और 5 वर्ष तक मैं कहूंगा, उनका भी 5 वर्ष तक नहीं, जब तक मंत्रिपरिषद है तब तक है। ठीक है, जब तक सरकार है तब तक वो है, जैसी सरकार गई उनकी पदावधि अपने आप चली गई। ठीक है, अब अनुच्छेद 84, इस लास्ट आर्टिकल को आज हम और देख लेते हैं। इसमें कहता है संसद के सदस्य के लिए अर्हता, यानी कि अब मैं बात करूं जो क्वालिफिकेशन है, वो कुछ क्वालिफिकेशन की बात हुई है कि एक जो सदस्य होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ऐसी सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा अनुच्छेद 84 तक क्या है इसमें। तो आगे जो संसद के जो आगे के जो पार्ट्स हैं, जाने कर मैं आगे के जो अनुच्छेद है उनकी बात करूं तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए इतना काफी है, आप इनको रिवाइंड कर लेना। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, टेक्स्ट कैसे करोगे? मैं कमेंट में टाइप कर देना, मैं आपको सारे के सारे क्वेरीज जितनी भी होंगे रिलेटेड वो मैं सॉल्व कर दूंगा। तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।